नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। बुलडोजर का धर्म है तो सिर्फ ये कि विकास के रास्ते में आती बाधाओं को मिट्टी में मिलाना। उसी बुलडोजर पर धर्म अब गरम है। जहांगीरपुरी से निकलकर कहानी राजस्थान के अलवर पहुंच गई। बुलडोजर से कोई मुसलमानों को खतरा बता रहा है, बुलडोजर से कहीं हिंदुओं पर संकट जताया जा रहा है। तो सच जानने के लिए एक नहीं 2 रिपोर्ट देखनी। आइए पहले अलवर चलेंगे। ये जुल्म है, ये जुर्म है, ये जाती है। रिक्वेस्ट किया था उनसे कि सर मंदिर है छोड़ दीजिए, मंदिर है छोड़ दीजिए। क्या गुनाह किया हमने? कोई आतंकवादी है क्या? हम इस देश में रहते हैं, देश के नागरिक हैं। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा तो फिर इस हिंदुस्तान में कैसे हम जिंदगी गुजारती है? शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। नाले के अंदर से निकालिए ये मूर्तियां। पूरे देश के अंदर टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। इन तमाम टारगेटेड हमलों को जो मुस्लिम विच हॉन्ट पूरे देश में किया जा रहा है। हिंदुओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चिन्हों पर हमला किया जा रहा है। हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। या आपने वो ट्रेलर देखा जिसकी पूरी पिक्चर हर दिमाग में फिट करने की कोशिश चल रही है। पिक्चर में हीरो बुलडोजर है, विलेन अतिक्रमण है, स्क्रिप्ट राइटर राजनीति है, जिसने ऐसा सीन बना दिया कि डायलॉग में एक पक्ष कहता है कि हिंदुओं का मंदिर, हिंदू के देवी देवताओं की मूर्तियां खतरे में हैं। दूसरा पक्ष डायलॉग देता है कि मुस्लिमों की मस्जिद, मुस्लिमों की जिंदगी खतरे में है। क्या वाकई बुलडोजर चलता है तो कोई धर्म खतरे में आ जाता है, या बुलडोजर चलने से धर्म को खतरे में दिखाकर राजनीति मजबूत हो रही है? ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी। ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। ओहो। घटना 17 अप्रैल की है। राजस्थान के अलवर में जो छत पर खड़े होकर मोबाइल से बनाए गए ऐसे ही वीडियो के फिर सोशल मीडिया और जनता की मोबाइल की गैलरी तक पहुंचने से अब चर्चा में आई है। दोबारा वही वीडियो दिखाना मजबूरी है, क्योंकि राजस्थान के अलवर में सराय बाजार में प्रशासन का बुलडोजर आया। वर्षों पुराने ऐसे एक नहीं बल्कि 3 मंदिर को गिरा दिया। आप तक ये खबर संभव है कि पहले सोशल मीडिया से ही आई होगी, जिसमें ये बात दिखाई गई होगी कि अलवर में मंदिर को हटाने वाले जूते पहनकर कार्रवाई कर रहे थे। मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने की बात कही गई। ड्रिल मशीन से मंदिर के शिवालय को हटाए जाने के इस वीडियो को भी खूब शेयर किया जा रहा है। यार पैर जूता ले लेके चल रहा है। कंधे में नसीब नहीं होंगे। इनको कंधे नसीब नहीं होंगे। चुप। बेटा भी इनको नहीं लेके जाएगा, जब आप ध्यान कर लेना। सड़ के मरे सारे जितने भी गणेश जी भी खड़े हैं। गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। अरे वो देखो सीधे खड़े हैं अभी भी। अरे मूर्ति उठाएगा ये गया, ये ले गया। अरे यार वो जैसे भी ले जाने दो, ले जाने दो, ले जाने दो, ले जाने दो। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। अलवर में मंदिर 17 अप्रैल को गिराया गया। वीडियो सोशल मीडिया में 22 अप्रैल की सुबह से चर्चा में आया। शुक्रवार दोपहर तक जयपुर से दिल्ली तक हिंदू अस्मिता, हिंदू मंदिर, हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की राजनीति शुरू हुई। एक उदाहरण से देखिए। जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती। मंदिर किसने तोड़ा? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की बुलडोजर था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बुलडोजर था। ये बुलडोजर था किसका? भारतीय जनता पार्टी देश में बुलडोजर लेकर आई, लोगों को रोने के लिए मजबूर कर दिया। अब बीजेपी का बुलडोजर मंदिर के ऊपर चढ़ गया, मंदिर को तोड़ दिया। पाप किया बीजेपी के लोगों ने। बीजेपी के लोगों ने मंदिर तोड़ा है,
मंदिर हम बनाएंगे। यहाँ शिवलिंग लगी हुई थी। बुलडोजर पर धर्म के वार की राजनीतिक हकीकत कुछ देर में आपके सामने आने वाली है, थोड़ा इंतजार करिएगा। तब तक देखिए बुलडोजर जिन मंदिरों पर अलवर में चला, वहां आज तक संवाददाता देवंकुर वधावन जब पहुंचे तो क्या पता चला। अलवर के राजगढ़ में इस समय भारी आक्रोश है लोगों के बीच में। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, यहाँ पर कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डिमोलिश कर दिया गया है। उनमें से 3 मंदिर हैं जिनको डिमोलिश किया गया है। बताया जा रहा है कि जो बोर्ड है लोकल यहाँ पर, उसके द्वारा एक मीटिंग की गई जिसमें डिसाइड किया गया कि कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो डिमोलिश किए जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। उसमें जो मंदिर है उसमें से एक के सामने हम हैं इस समय। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो किस तरह से मूर्तियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो मूर्तियां यहाँ पर ब्रह्मा जी का यहाँ पे मूर्ति लगाई गई थी उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भगवान शिव की मूर्ति है वो यहाँ पर लगी हुई थी, ये आपने नाले में से निकाली? बिल्कुल, मैंने नाले में से निकाली है। मैंने रोका भी था उनको, लेकिन उन्होंने पिटाई की है। मेरे थप्पड़ मारा है, एसडीओ साहब ने खुद ने थप्पड़ मारा है। एक ऐसे तो था, उसने खुद ने थप्पड़ मारा है। मैंने काफी रिक्वेस्ट किया था उनसे कि सर मंदिर है छोड़ दीजिए, मंदिर है छोड़ दीजिए। नहीं, आप हटे पीछे, इनको गाड़ी में डालिए, इनको ले चलिए। ऐसा क्या गुनाह किया हमने? कोई आतंकवादी है क्या? हम इस देश में रहते हैं, देश के नागरिक है। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? ये बयान सुनकर सवाल उठता है, क्या मंदिर को अलवर में जानबूझकर प्रशासन ने तोड़ा? यहाँ पर मंदिर था, बता रहे हैं। मंदिर जो था, शिव मंदिर जो आता है, जो अब नाले की शक्ल में है, उसकी जगह अब नाला है, नाले में गंदा पानी है, वो मूर्तियां जो टूट के इसी शिवलिंग जो आपके सामने, शिवलिंग और शिव परिवार जो था पूरा, शिव परिवार वो पूरा टूट के नाले के अंदर आ गया। मूर्तियों को टूटी हुई मूर्तियों को ले जाके कहाँ पटका है कोई पता नहीं है। तभी लोग कैमरे के सामने ही कार्रवाई के दौरान मंदिर में टूटी हुई मूर्तियां लाकर दिखाने लगे। हमने नाले में से निकाली है सर ये मूर्ति। ये आपने नाले के अंदर से निकाली? नाले के अंदर से निकाली है ये मूर्तियां। क्या जानबूझकर वाकई कार्रवाई हुई? क्या वाकई राजस्थान में हिंदुओं के मंदिर और आस्था को खंडित किया गया? सवाल है ये कैसे संभव हुआ, जबकि अलवर में मंदिर की कार्रवाई जहां हुई वहां विधायक कांग्रेस के हैं, हिंदू हैं, सांसद बीजेपी के हिंदू हैं, अलवर का नगर पालिका बोर्ड बीजेपी शासित हिंदू बाहुल्य, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हिंदू, फिर भी 200 से 300 साल पुराना हिंदू मंदिर टूटा। अब बहुत ध्यान से मंदिर के भीतर मिले स्थानीय नागरिक राहुल दीक्षित को सुनिए। यहाँ के जो प्रशासन है, लोकल बॉडी है, उनके द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है। लोकल बोर्ड है, किसका वो बोर्ड है ये बताएं। उनके अध्यक्ष जो है वो क्या किसी पार्टी से है? कौन सी पार्टी से है? राजगढ़ के अंदर जो बोर्ड है नगर पालिका का वो बीजेपी का है। और लेकिन बीजेपी के बोर्ड के अलावा यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं जौहरीलाल जी, वो कांग्रेस से हैं। और जो प्रशासन पूरा है, एसडीएम और ईओ, वो उनके साथ में मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं कहते हैं लोग, तो क्या इसीलिए मंदिर गिरने के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना एजेंडा सेट करते हैं? सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। अलवर के डीएम शिव प्रसाद मदन के मुताबिक 2021 में 6 सितंबर को ही बीजेपी शासित नगर पालिका बोर्ड ने मास्टर प्लान में बाधा बनने वाले और गौरव पथ पर अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया। फिर बीजेपी शासित नगर पालिका बोर्ड ने 6 अप्रैल 2022 को जिनका अतिक्रमण हटाया जाना था, दावा है कि उनको नोटिस भेजा। फिर अलवर नगर पालिका बोर्ड के अधिकारी की तरफ से 12 अप्रैल को पुलिस बल की मांग वाली चिट्ठी भेजी गई। फिर पुलिस बल मिलने के बाद 17-18 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। डीएम दावा करते हैं कि मंदिरों से मूर्तियां पहले ही सुरक्षित रूप से हटवा ली गयी, लेकिन अलवर से सामने आए वीडियो और स्थानीय लोगों के आरोप मूर्तियों को लेकर प्रशासन पर ही सवाल खड़ा करते हैं, जिसमें अब नया दांव कांग्रेस खेलती है। मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला लिया गया है कि वहां पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी के बोर्ड ने तुड़वाया है। तो आप देखिए कैसे कांग्रेस इस बार मंदिर की राजनीति बीजेपी के खिलाफ कर रही है और इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। धर्म के वोट बैंक की कितनी बड़ी ताकत होती है कैसे समझिए। पहली बात, अलवर में 3 मंदिर टूटे और करीब 150 घर दुकान, लेकिन इंसानों के घर दुकान की नहीं, सिर्फ मंदिर बनवाने की राजनीतिक होड़ अब मच रही है। बुलडोजर नगर पालिका का, जहां बीजेपी का कब्जा। बीजेपी मंदिर तोड़ने को कांग्रेस की राजनीति बताती है। बुलडोजर चलने के दौरान सुरक्षा देने वाली पुलिस कांग्रेस शासित सरकार की। कांग्रेस अब बीजेपी को मंदिर गिराने वाला बताकर खुद मंदिर बनवाने का भरोसा देती है। इसीलिए तोड़ दिए गए मंदिर के भीतर मौजूद अलवर के लोग जो कहते हैं, ध्यान से सुनना जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों की दोनों की लड़ाई, एमएलए कांग्रेस का है, इसलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विरोध में नहीं आए। बोर्ड बीजेपी का है, इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध में नहीं आए। और उन दोनों सांडों की लड़ाई में ये पूरा सराय बाजार तबाह हो गया।
यानी मशीनी बुलडोजर तो सिर्फ मास्टर प्लान के तहत या अवैध अतिक्रमण को हटाने वाले फैसले के अधीन चला, लेकिन बुलडोजर चलाने वाले हाथ और दिमाग तो इंसान के होते हैं। अलवर के लोग कहते हैं कि किसी मशीनी बुलडोजर ने नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ की बुलडोजर ने बाजार, व्यापार, मकान और मंदिर सब तबाह किया है। अलवर से देवांकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। मास्टर प्लान के आधार पर या अतिक्रमण के दोष में कोई मंदिर या मंदिर का हिस्सा गिरेगा तो क्या हिंदुओं को खतरे में बता देंगे, और इसी आधार पर कहीं मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा तो क्या मुसलमानों को खतरे में बता दिया जाएगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद यही नैरेटिव सेट करने का प्रयास होने लगा। सच्चाई देखिए। आरोप लग रहा है कि विवाद मुस्लिमों से जुड़े रोटी, कपड़ा और मकान पर है। रोटी यानी हलाल मीट को लेकर विवाद, कपड़ा यानी हिजाब को लेकर विवाद और अब मकान यानी अवैध निर्माण पर चलते बुलडोजर को लेकर विवाद। मुस्लिम समाज के 3 बड़े चेहरों के बयानों को अब आप सुनिएगा। ये जुल्म है, ये जुर्म है, ये जाती है। किसी एक लड़के ने, फर्ज कीजिए 20 साल 25 साल के एक लड़के ने अगर ये ढेला फेंक दिया तो ये ऐसा जुर्म नहीं जिस पर उसको मार दिया जाए, घर तोड़ दिया जाए। हरगिज हरगिज नहीं। हमारा जो कानून है, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये सजा नहीं है। ये अंधेर नगरी है, चौपट राज है, मुजरिमाना अमल है जिस पर फख्र किया जा रहा है, जिस पर फख्र किया जा रहा है और समझते हैं कि इस तरह वो दबा देंगे, कुचल देंगे और कमजोरों का खात्मा कर देंगे। याद रखें कि ऐसे मुजरिम और जालिम खुद अपना खात्मा कर देंगे। हमारे मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जंगल राज कायम कर दिया गया है और इस पर जो तमाशा बनाया गया है और मुल्क का मरकज भी सूबों का तमाशा देख रहा है, ये इस मुल्क को तबाह कर देने के लिए काफी है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा तो फिर इस हिंदुस्तान में कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे और मुसलमान कैसे जिंदा रहेगा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, ये छेड़छाड़ और जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर के बाहर बुलडोजर चलाकर उसके मर्दे तोड़ना, मैं इसको बहरहाल कंडेम करता हूं और ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या ये आरोप सच्चे हैं? मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। इसी के लिए अब आप उस जहांगीरपुरी को देखिए जो 1975 में दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को किनारे लाकर बसाई गई। 13 ब्लॉक 3 विधानसभा में बटी घनी बस्ती वाली जहांगीरपुरी में दावा है 7 लाख लोग रहते हैं। क्या इसी बस्ती में बुधवार को चले बुलडोजर ने मुस्लिम नागरिकों को ही निशाना बनाया? इस सवाल के जवाब के लिए अब जमीन पर आकर आरोप सुनते हैं। बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है। कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के बाद गुरुवार को जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन करते हैं। नारों के बाद इन छात्रों ने जो पोस्टर हाथ में लिए उन्हें देखिए।
लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा से जुड़े छात्र इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक लिखा हुआ पोस्टर लिए हैं। दूसरी तरफ पीएफआई से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट के छात्र ने मुस्लिम लाइव्स मैटर का पोस्टर लिया। तो क्या ये पूरा प्रदर्शन इसी बात के लिए है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी बुलडोजर से? वहाँ पे मस्जिद का गेट तोड़ा गया, वहाँ पे मस्जिद, आपको पता होना चाहिए सचर कमेटी रिपोर्ट क्या कहता है। सचर कमेटी रिपोर्ट भारत के जो मुसलमान हैं वो दलितों से भी दयनीय स्थिति है। क्या मुस्लिम्स के ही घर सामने बढ़े हुए हैं? पूरे देश के अंदर टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। इन तमाम टारगेटेड हमलों को जो मुस्लिम विच हॉन्ट पूरे देश में किया जा रहा है उसके खिलाफ है। अगर आप इसको लगातार देखें CA-NRC से लेकर के, तो वो अभी तक चीजें जारी हैं। जहांगीरपुरी में एक्शन का जामिया के छात्रों में दिखता रिएक्शन क्या इशारा करता है? क्या ये इस बात का संकेत है कि अब यही संदेश फैलाया जा रहा है या फैलाया जाएगा कि मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल नंबर 1 है, क्या जहांगीरपुरी में मुस्लिमों के घर तोड़े गए हैं? जवाब है नहीं। उत्तरी नगर निगम की कमिश्नर और मेयर के मुताबिक किसी भी धर्म के नागरिक के घर जहांगीरपुरी में बुधवार को नहीं तोड़े गए। यहाँ 20 अप्रैल को कुशल चौक से लेकर मस्जिद तक की गए डिमोलिशन ड्राइव में उसी अतिक्रमण को गिराया गया जो या तो सड़क पर आकर बना था या नाले के ऊपर, और नाला सरकारी जमीन पर आता है। MCD की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है और MCD अपने जो समभाव से ही काम करेगी और हमारे लिए सब बराबर है। हमने आज भी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इंक्रोच सरकारी जमीन को कब्जे कर रखे हैं वो अपने आप ही इसको हटा लें, ना तो JCB हमें दोबारा लाना पड़ेगा और JCB रेगुलर आता रहेगा। जितनी भी टेम्परेरी नेचर की ज़्यादातर जो शॉप्स हैं या जो वो थे उन सबको हमने रिमूव कराया। इसके अलावा बहुत बड़ी जो सड़क थी 100 फुटा रोड के आसपास की, जहाँ पे पूरे गार्बेज के डंप्स जो है वो भर के रखे हुए थे, उन सबको रिमूव कराया। सवाल नंबर 2 है कि क्या जहांगीरपुरी में कोई पहली बार अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई हुई है? जवाब है नहीं, क्योंकि जनवरी से 19 अप्रैल तक दावा है 4 से 5 कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। इसी सवाल के साथ आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा, उत्तरी MCD के मेयर, और संवाददाता राम किंकर सिंह, उत्तरी MCD के कमिश्नर के पास पहुंचते हैं। जहांगीरपुरी का इंसिडेंट 16 अप्रैल को हुआ, उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई होना, कहीं इसके पीछे कोई कारण तो नहीं? नहीं, देखो, हमने फरवरी में भी 2 ऐसे एक्शन किए हैं, तो इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है। मुझे कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता। 11 अप्रैल को लगभग 9 दिन पहले भी उसी एरिया और उसके आसपास की एरिया में इस तरह की टेम्परेरी एनक्रोचमेंट्स को रिमूव किया गया था। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और इसका शेड्यूल भी एडवांस में बनता है। तो जैसे क्योंकि एडवांस में पुलिस फोर्स भी रिक्विजिशन करनी पड़ती है, तो उसके एडवांस में हमारी प्लानिंग होती है। हम एडवांस इंटीमेशन SHO को भेज देते हैं और उस हिसाब से आज यहाँ ही नहीं, MCD के बाकी अन्य कई वार्डों में और कई जोनों में भी इस तरह की कार्रवाई चली होगी। इसके बावजूद अब जहांगीरपुरी सिर्फ राजनीति का वो केंद्र बिंदु बन गई जहां बुलडोजर के एक्शन में दिख रहा हर राजनीतिक रिएक्शन अपने लिए फायदा खोज रहा है। सबको धर्म की चिंता है, धर्म का पालन करने वालों की बिल्कुल नहीं, और तभी तो सच्चाई ये है। बताएं आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हमारे देश में प्रति 400 लोगों पर एक धार्मिक स्थल हर धर्म को तो मिल जाता है, लेकिन हमारे देश में 1902 लोगों के लिए एक अस्पताल या क्लिनिक नहीं मिल पाता। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में जहां 30,13,315 धार्मिक पूजा स्थल हैं, वहीं उनके मुकाबले हमारे देश में स्कूल कॉलेज 21,06,709 ही हैं, मतलब मंदिर मस्जिद से काफी कम। 2001 से 2011 के बीच भारत में 10 साल के भीतर धार्मिक पूजा घर 26% की दर से बढ़े, जबकि अस्पतालों का निर्माण उनसे आधे यानी कि 13% की दर से ही बढ़ पाया। राजस्थान में मंदिरों पर चले बुलडोजर के बाद गहलोत सरकार कह रही है कि मंदिर वो बनवा देंगे, लेकिन कांग्रेस के शासन में बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं उन्हें कौन बनवा रहा है? जो छात्रों से 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस के महिमा मंडन वाले सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 2, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीट जीती?
सवाल नंबर 3, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? सवाल नंबर 4, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका क्या जनादेश मिला? विवेचना कीजिए। कोई पार्टी कार्यकर्ता तैयार करने वाले ये सवाल नहीं है। नहीं, प्रशांत किशोर की तरफ से कांग्रेस को मजबूत करने वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड है। कांग्रेस के बारे में ही पूछे गए सवाल उस प्रश्न पत्र का हिस्सा है जो राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में स्टेट बोर्ड के राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों से पूछा गया। ऐसे कुल 8 सवाल थे। गौर करिएगा, आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव रहा। छात्रों से इसकी व्याख्या करवाई गई। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इसका जवाब छात्रों से पूछा गया। मानो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स चेक करने के लिए पेपर सेट हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने कहा ऐसा कुछ नहीं। सीधा कांग्रेस पार्टी अपने सरकार के महिमा मंडन के लिए छोटे छोटे बच्चों से, परीक्षार्थियों से इस प्रकार के सवाल करे कि वो मजबूर हो जाए सारे विद्यार्थी कि कांग्रेस के महिमा मंडन पर वो विचार करें। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। राज्य सरकार कभी कोई दिशा निर्देश नहीं देती है। पॉलिटिकल साइंस के जो किताबें हैं उनमें एक पेपर जो है इससे कांग्रेस से संबंधित है, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये कोई कांग्रेस से सीधा संबंधित नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में कांग्रेस की विचारधारा और उसके महिमा मंडन से जुड़े प्रश्न अनायास ही नहीं पूछे गए हैं, बल्कि राजस्थान में शिक्षा का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। बीजेपी आती है तो एक विचारधारा के लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रखे जाते हैं और फिलहाल कांग्रेस शासन में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रखे गए हैं, जिनका काम ही है कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना, मगर इसका जरिया स्कूली बच्चों को बनाया जा रहा है। पेपर सेट करने वाले तो संभव है कि पार्टी की वाहवाही करवाने के लिए खुद को सेट कर लिया, लेकिन विद्यार्थियों के राजनीति शास्त्र के ज्ञान का मूल्यांकन क्या जिसकी सरकार उसी की पार्टी के इतिहास को याद करा के होगी? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर हुआ। बारामूला जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंक पर तगड़ी चोट की और यहां 4 आतंकवादी मारे गए। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी यूसुफ कांत्रू भी शामिल है। वो 2005 में आतंकवाद में शामिल हुआ था, अब उसका काम तमाम हुआ। जिस वक्त जम्मू सुंजुआ में सुरक्षा बल का ऑपरेशन शुरू हुआ, उससे करीब 20 घंटे पहले सुंजुआ से करीब 350 किलोमीटर दूर सुरक्षा बल के जवान एक बड़ा एनकाउंटर खत्म कर चुके थे। तस्वीरें देखिए, दूर मकान में आग की लपटें और धुआं। इस वीडियो में आप बीच बीच में फायरिंग की आवाज भी सुन सकते हैं। ये एनकाउंटर गुरुवार को सुबह ही शुरू हुआ था और 5 घंटे के भीतर ही जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल कर दी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी यूसुफ कांत्रू को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज दी गई जानकारी के मुताबिक बारामूला के मालवाह में हुए इस एनकाउंटर में अब 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम यूसुफ कांत्रू का है। यूसुफ कांत्रू का नाम हाल में एसपीओ मोहम्मद इशफाक डार, उनके भाई उमर अहमद डार, बीडीसी चेयरमैन सरकार भूपिंदर सिंह की हत्या समेत कई मामलों में आया था। कांत्रू लश्कर-ए-तैयबा के 10 टॉप आतंकियों की सूची में शामिल था। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो लंबे समय तक जिंदा रहने वाला आतंकी था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सटीक खुफिया सूचना के आधार पर बड़गाम पुलिस की स्पेशल टीम और सेना ने साझा ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान साझा टीम जैसे ही संदिग्ध ठिकाने पर पहुंची, आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक अफसर समेत 4 जवानों को मामूली चोटें आई। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन में बारामूला जिले की पुलिस भी शामिल हो गई। एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ। सुरक्षा बल के जवानों ने जब जवाबी फायरिंग शुरू की तो आतंकियों की बोलती बंद हो गई। यूसुफ कांत्रू और उसके साथी को ढेर कर दिया गया। यूसुफ कांत्रू ने हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में आतंकवाद में कदम रखा था।
2005 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 2008 में वो जेल से बाहर आ गया। कई साल शांत रहने के बाद 2017 में कांतरू फिर आतंकवाद की राह पर चल पड़ा। इस बार उसने लश्कर-ए-तैयबा को अपना ठिकाना बनाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 500 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। इस फहरिस्त में लश्कर आतंकी कांतरू सबसे ताजा नाम है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, बारामूला से दाऊद शेख और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने आज रूस का साथ देने वाले चीन को हड़काया, चेतावनी दी कि अगर रूस का साथ दिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन पर तटस्थ नीति अपनाने वाले भारत को लेकर अमेरिका के सुर अलग थे। अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा, हम भारत की मदद करेंगे ताकि वो रूस पर हथियारों के लिए निर्भर न रहे। आज यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माय खास दोस्त करार दिया। सवाल यह है कि भारत हर महाशक्ति का खास दोस्त कैसे बन गया है। रूस की सरमत मिसाइल पूरे यूनाइटेड किंगडम को एक ही बार में तबाह कर सकती है। बोरिस जॉनसन जानते हैं कि परमाणु युद्ध की नौबत में पुतिन का पहला एटमी अटैक उन्हीं के देश पर होगा। फिर भी भारत आकर रूस के सबसे करीबी देश के पीएम की तारीफ करना बताता है कि भारत की कूटनीति और शक्ति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। My friend, Prime Minister Modi, and thank you for the fantastic welcome. जिस यूक्रेन की वजह से दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है, उस यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक देश के पीएम का भारत में पुतिन पर मुंह से लेना हमें ये समझाता है कि दुनिया भारत की अहमियत जान गई है। I don't think that things have ever been as strong or as good between us as they are now. So thank you for the wonderful reception that you've given us. It was amazing. I want to say particularly to the people of Gujarat. We had, I mean, they put on a most fantastic welcome for us yesterday in Narendra. It was absolutely extraordinary. I've never seen such a joyful reception. I wouldn't get that necessarily everywhere in the world. बोरिस जॉनसन जब भारत रवाना हुए तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन गुजरात में उतरते ही न जाने क्या हुआ। पुतिन को हर पल कोसने वाले बोरिस जॉनसन ने अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन का नाम तक लेना गवारा नहीं किया और पीएम मोदी को खास दोस्त बताकर भारत की दमदार कूटनीति का डंका पीट दिया। My friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India. तो सुना आपने, बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी को दोस्त ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खास दोस्तों की लिस्ट में शामिल किया। My friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. बोरिस जॉनसन ने ऐसा तब कहा जब वो मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री को बखूबी जानते हैं। उन्हें पता होगा कि जंग शुरू होने से पहले भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसका पुतिन ने कोरोना काल में दौरा करना जरूरी समझा। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई। पुतिन के इस दौरे के फौरन बाद दुनिया का बुरा सपना सच हो गया। यूक्रेन में रूस के हमले ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ हो गए और वो रूस का बहिष्कार करने में जुट गए। इसके लिए इन देशों ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। लेकिन भारत की कूटनीति का कमाल यह है कि बोरिस जॉनसन ने भारत रूस के बीच होने वाले कारोबार, रूस से तेल खरीदने की योजना और रूस से हथियारों के सौदे पर एक शब्द नहीं बोला। भारत के लिए बोरिस जॉनसन के मुंह से जो शब्द निकले वो थे जबरदस्त और शानदार। बोरिस जॉनसन ने गुजरात में हुए जबरदस्त स्वागत को देखकर कहा
कि उन्हें सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा महसूस हो रहा है। I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar, and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. कोरोना की वजह से बोरिस जॉनसन का भारत दौरा पहले रद्द हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि भारत से पहले बोरिस जॉनसन यूक्रेन का दौरा करके आए थे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समर्थन देने के लिए रूस की बमबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हर संभव मदद देने का वादा भी किया। बड़ी बात यह है कि बोरिस जॉनसन के हर पल निशाने पर रहने वाले पुतिन के विदेश मंत्री उनसे पहले भारत का दौरा करके गए। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री ने भारत के रोल की तारीफ करते हुए अमेरिका और नाटो पर जुबानी हमला किया। रूस के विदेश मंत्री के फौरन जाने के बाद ब्रिटेन के पीएम का आना बताता है कि इस महायुद्ध में भारत की अहमियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि दोनों पक्ष दबाव डालकर भारत को नाराज नहीं करना चाहते, यानी मोदी सरकार की कूटनीति के आगे किसी की एक नहीं चल रही। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। This morning we've had wonderful talks, and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Kasdos, get closer together. बोरिस जॉनसन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्वतंत्र रुख की सराहना करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे भारत को ऐतराज हो। 2 दिनों के दौरे में बोरिस जॉनसन हर पल भारत से करीबी दिखाते रहे, जिसमें भारत कोरोना का बड़ा टीका लगवाना भी शामिल है। Science, superpowers, and building on the collaboration between Oxford, AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, I have the Indian jab in my arm, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. बोरिस जॉनसन की बातें काफी अहम है। इससे समझ में आता है कि नाटो और अमेरिकी समर्थक देश भारत और रूस के रिश्तों की गहराई को स्वीकार कर चुके हैं। मान गए हैं कि भारत को रूस पर झुकाया नहीं जा सकता, जबकि विश्व युद्ध के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को मिल रहे नाटो और अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाएगा। इस चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान कर दिया है। रूस और नाटो में टकराव की ऐसी आशंका को जर्मनी ने भी स्वीकार किया और नाटो देशों को चेताया है कि वो रूस से सीधी जंग से बचें, वरना विश्व युद्ध रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रूस को नाराज करने वाला एक और फैसला यूरोपियन यूनियन जल्द ले रहा है, जिसमें वो रूस की इकोनॉमी के लिए जरूरी तेल कारोबार पर पाबंदी लगाने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस और नाटो देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, जिसे लेकर दुनिया अपने अपने हितों को देखते हुए बढ़ गई है। इस स्थिति में तटस्थ रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो फिर ये असंभव काम किया जा सकता है और 2 दुश्मन देशों की भाषा आपके लिए एक ही हो सकती है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार भारत की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं। भारत की सफलता से जल रहे हैं, अपनी सेना को भारत से सीखने की सलाह दे रहे हैं। भारत की तटस्थ नीति दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। अमेरिका हो, नाटो हो, हर महाशक्ति ये समझ चुकी है कि ये नया इंडिया है, इसे झुकाना संभव नहीं। अमेरिका ने भारत को रूस से अलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हर हथकंडा अपनाया, लेकिन आखिर में वो समझ गया कि ये नया भारत है, उसे झुकाना मुमकिन नहीं है। कि मेरी विदेश नीति का क्या होगा क्या नहीं, उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता हूं, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे। हम
आंख मिलाकर के बात करेंगे। भारत की कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी के इसी विचार पर चल रही है, जिसमें भारत का हित सबसे ऊपर है। अब भारत एक नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, जिसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। हाल ही में अमेरिका में हुई 2+2 बैठक में भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, जिसमें अमेरिकी डिप्टी एनएसए भी शामिल है, जिन्होंने अपने भारत दौरे में एक बयान देकर सबको चौंका दिया। दलीप सिंह ने 2+2 बैठक से पहले कहा कि रूस जितना ज्यादा चीन का जूनियर पार्टनर बनेगा, रूस पर चीन का प्रभाव उतना ही बढ़ता जाएगा। तब रूस भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए उतना ही कम अनुकूल बन जाएगा। क्या किसी को लगता है कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का फिर से उल्लंघन करता है तो रूस अब भारत के बचाव में आएगा? मुझे तो नहीं लगता। इस बयान पर भारत ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी तो व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी। एक बयान में कहा गया कि दलीप सिंह ने नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत को कोई चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन हर कोई समझ गया कि अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की कोशिश 2+2 बैठक में भी की गई, लेकिन भारत के दो टूक रुख ने जो बाइडेन को भी अपने सुर नरम करने को मजबूर कर दिया। The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so is Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की काफी आलोचना हुई। अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से खूब बयानबाजी भी हुई, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि भारत विरोधियों की बोलती बंद हो गई। We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. रूस से तेल खरीदने का कार्ड खारिज होने पर अमेरिका ने मानवाधिकारों को लेकर भारत को बैकफुट पर डालने का प्रयास किया, जिसे एस जयशंकर ने ये कहकर अमेरिका के पाले में डाल दिया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इन बयानों का ही असर हुआ कि अमेरिका से आवाजें आने लगी कि हम भारत को नहीं बता रहे कि उसे क्या करना है। भारत का ये अंदाज रूस को इतना पसंद आया कि उसके विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को खुलकर सराहा। I respect Subramanian Jaishankar very much. He is a seasoned diplomat and he is a real patriot of his country. When he said we will be taking the decisions on the basis of what India believes it needs for its development, for its security, it's respectful. Not too many countries can say something like this. रूस को भी शायद यकीन नहीं होगा कि इतने दबाव के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर पाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के साथ ही भारत की परीक्षा शुरू हो गई थी, जिसे अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया था। लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए बैन लगाने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। भारत शायद दुनिया में इकलौता देश है जो क्वाड में अमेरिका के साथ है, तो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए रूस से 40,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा करता है। भारत की यही ताकत पड़ोसी देश में आजकल चर्चा का विषय बन गई है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान को कौन समझाए कि स्वतंत्र विदेश नीति बनने के लिए पहले एक मजबूत देश बनना होता है। अपनी विदेश नीति का बार बार सौदा करने से पाकिस्तान जैसा हाल ही होता है, जबकि नया भारत अपने हितों से समझौता करके किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आज तक ब्यूरो। हमारे देश भारत की तरह रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ भी कर रहा है। फूटर यानी कि बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और ताजा खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति से मिलने के लिए रूस जाएंगे और ये दौरा होगा 26 अप्रैल को। तो पुतिन से मिलने
यूनाइटेड नेशंस के महासचिव जाएंगे और क्या मध्यस्थता की पेशकश वो करेंगे कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।